और देखिए, अतीक और अशरफ की मौत के बाद अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अब ये तमाम किस्से कहानियां सामने आ रही हैं कि अतीक और अशरफ कैसे अपने गैंग को चलाया करते थे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, पूर्व आईजी राजेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका राजेश पांडे जी, इंडिया टीवी पर। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि अतीक और अशरफ, जिस तरीके से फिल्मी अंदाज में अतीक और अशरफ की हत्या की गई है, आम लोगों ने तो कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन चूंकि आपका तो आमना सामना अतीक से हुआ है, आपने कभी सोचा था कि इस तरीके से माफिया मिट्टी में मिल जाएगा प्रदेश में? नहीं, जिस हिसाब से कार्रवाई हो रही थी, तरीका ज़रूर ये डिफरेंट था, जिसके बारे में नहीं सोचा था हम लोगों ने। लेकिन जिस हिसाब से धीरे धीरे उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, और उमेश पाल की हत्या के बाद तो फिर उस कार्रवाई में और तेज़ी आ गई थी। तो मिट्टी में तो मिलना ही था, इसमें कोई किसी को शक शुबहा नहीं था। हाँ, तरीका ज़रूर जिस तरीके से हुआ है वो ज़रूर सोच के बाहर था हम लोगों के। राजेश पांडे जी, आप उन चुनिंदा अधिकारियों में से एक हैं, उन चुनिंदा पुलिस ऑफिसर्स में से एक हैं जिसने अतीक के खिलाफ कदम उठाए, अतीक के खिलाफ कार्रवाई भी की। कई किस्से मशहूर हैं। किस्सा लखनऊ का भी मशहूर है कि जब अतीक प्रयागराज से निकलकर लखनऊ में भी जमीनों को कब्जाने की कोशिश कर चुका था, उस वक्त आपने किस तरीके से कार्रवाई की? क्या आपने देखा कि अतीक कैसे अपने पूरे बाहुबल के साथ लोगों को डराता था, धमकाता था? वो किस्से जरा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे तो समझ में आएगा कि वो कितना बड़ा माफिया था। जी देखिए, ये बात 2015 की है। मैं उस समय एसएसपी लखनऊ था और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस समय राजशेखर साहब थे, जो इस समय मंडलायुक्त हैं कानपुर में। और एक दिन की बात है, एक हमारे बहुत ही सीनियर आईएएस अफसर उस समय के, जिनके साथ में कभी मेरे कलेक्टर रहे थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई ये बड़ा गलत हो रहा है और अतीक अहमद के लोग एक ज़मीन पे कब्ज़ा करने पीजीआई के बिल्कुल ठीक पास में गए हुए हैं, आपकी जानकारी में है? मैंने कहा, सब मेरी जानकारी में नहीं है। तो उन्होंने कहा, ये मेरे जानने वाले हैं और लखनऊ के बहुत ही प्रतिष्ठित कपड़ा व्यवसायी हैं, मैं इनको भेज रहा हूँ। देखिए, ये बात ऐसी होनी नहीं चाहिए कि कोई ज़बरदस्ती गुंडई करके वहाँ कब्ज़ा कर ले। तो खैर, सुशील गुरनानी जी आए, मैं भी थोड़ा बहुत उनको जानता था, यहाँ के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। सुगना मल नाम से उनका साड़ियों का और कपड़ों का शोरूम है, हजरतगंज में भी है और अमीनाबाद में भी है। तो इतना बेचारे घबरा गए थे कि वो जो स्लिप बाहर से भेजी जाती है मिलने वालों की, उसमें उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा था, केवल जिसके थ्रू आए थे केयर ऑफ करके उनका नाम लिखा था। आते उन्होंने बताया कि साहब मुझे मेरे जहाँ प्लॉट है उसके बगल में जो पड़ोसी हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि साहब आपके प्लॉट पे पता नहीं कितने ढेर सारे लोग तमाम असलहों के साथ आए हुए हैं, कुछ बिल्डिंग मटेरियल भी गिराया जा रहा है, क्या आप बनवा रहे हैं क्या इसे? तो मैं परेशान हुआ, अपने भाई को और 2-1 लोगों को लेके मैं अपनी गाड़ी से वहाँ पहुँचा, जहाँ मैंने ये बात कही, उनसे भीड़ देखी, मैं भी घबरा गया। लेकिन उनसे ये बात कही मैंने कि भाई ये ज़मीन हमारी है, हम पेपर्स ले आए हैं और ये आप लोग यहाँ कैसे आ गए हैं? तो इस पे उनको धमका दिया गया कि ठीक है, तुम्हारी रही होगी जब कभी रही होगी, अब ये तुम्हारी ज़मीन नहीं, तुमको जहाँ जाना हो चले जाओ। तो मैं साहब उनके वरिष्ठ अधिकारी के पास गया, उन्होंने आपके पास भेजा। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। पेपर्स वो मुझे दिखाने लगे। मैंने कहा, देखिए, रेवेन्यू के ऑफिसर्स इस पेपर को समझ पाएंगे, प्राइमा फेसी जो मैं देख रहा हूँ उससे लग तो ये रहा है कि आप सही हैं, लेकिन वहाँ अतीक और उसके आदमी हैं इस समय, ये ज़रूर गंभीर बात है। मैंने अपने जो वहाँ पर एसओ इंचार्ज था पीजीआई का, विनोद यादव उसका नाम था, वो आज भी है जहाँ वहाँ बाराबंकी के किसी थाने में इंस्पेक्टर है, प्रभारी निरीक्षक है। तो मैंने उससे कहा कि भाई ये ऐसे ऐसे बता रहे हैं, गुरनानी साहब आए हैं, सुशील गुरनानी साहब, आप जाके देख के बताइए क्या वहाँ इस तरह की बात है कि वहाँ 10-20-50 लोग असलहे लेके खड़े हैं और अतीक भी उनके साथ है। तो वो थोड़ी देर में गया और 10 मिनट में उसने बताया कि साहब मैं मौके पर आ गया हूँ, भीड़ तो पूरी है यहाँ पर, लेकिन अतीक अभी अपनी गाड़ी से चला गया है। तो मैंने कहा कि मैं इनको गुरनानी साहब को भेज रहा हूँ, इनके पेपर्स देख लीजिए, एसडीएम साहब को भी बुला लीजिए, क्योंकि यहाँ से पहुँचने में उन्हें आधे घंटे लगेंगे स्पॉट पर, तब तक एसडीएम साहब आ जाएं या जो भी रेवेन्यू अफसर है वो आ जाए, वो देख ले कि ये इनके पेपर्स और ये वो ज़मीन जिसके बारे में ये कह रहे हैं वही है कि कुछ और है। बहरहाल गुरनानी साहब ने साफ मना कर दिया, साहब मैं अब कहीं जाऊँगा नहीं, थाने वाने पर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं इतना डर गया हूँ इतनी भीड़ देख के, इतने असलहे देख के, और हम लोग तो साहब व्यापार करने वाले आदमी, हम लोग के सामने इस तरह की बात कभी आज तक हुई नहीं है।
तो मैंने फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को फ़ोन किया, उनसे कहा कि साहब इस तरह से ये सुगनामल वाले आए हैं हमारे यहाँ और बता रहे हैं कि इनकी ज़मीन पे अतीक 10-20-50 लोगों के साथ वहाँ मौजूद है। तो मैं रिक्वेस्ट सिर्फ ये करूँगा, मैं इनको भेज रहा हूँ, रेवेन्यू ऑफिसर्स को इनके साथ कर दीजिए, वो जाके मौके पे ये बता दें सिर्फ कि ये इनकी ज़मीन है, या जो लोग वहाँ आए हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि आज तक तुम्हारी थी और अब हमारी है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो एक टीम हमारे पास आई हुई है, उन्हें भेज दीजिए, मैं अभी तुरंत भेज दूँगा। ये गए, गुरनानी साहब उनसे मिले, उनको पूरी बात बताई। टीम वहाँ पे एक नायब तहसीलदार और कुछ लेखपाल वहाँ मौजूद थे, किसी दूसरे सिलसिले में आए होंगे। डीएम साहब ने उनके साथ इनको रवाना किया और मुझसे कहा कि वहाँ फोर्स ज़रूर भेज दीजिएगा, नहीं हो सकता है वो रेवेन्यू ऑफिसर्स के साथ बदतमीजी करें। आप समझ लीजिए इस कदर उसका खौफ कह लें या उसकी शोहरत ऐसी थी कि वो ऐसा कर सकता था। बहरहाल हमने एक प्लाटून पीएसी भेजी, हमने आसपास के 2 एसओ भेजे, रेवेन्यू ऑफिसर्स गए, ये लोग उसका विरोध करते रहे, लेकिन उन्होंने जो उनके पास रेवेन्यू के पेपर्स होते हैं उनसे उसका मिलान किया, उसकी नाप जोख की और उसमें निशान लगाए और वहाँ से उन्होंने डीएम साहब को ये बताया, राजशेखर साहब को, कि ये बिल्कुल इन्हीं की ज़मीन है, गुरनानी साहब की, बहुत पुरानी रजिस्ट्री है और बहुत पुरानी ज़मीन है ये जो लोग भी आए हुए हैं इनके पास कोई कागज़ वागज़ नहीं है, ये क्यों ऐसा कह रहे हैं ये मुझे नहीं पता। इसी बीच में उनका एक यहाँ पर अतीक अहमद के ग्रुप का ही एक आदमी यहाँ पर रहता था लखनऊ में, उसने मुझे फ़ोन किया कि साहब आपने फोर्स भेज दी, वो अतीक भाई की ज़मीन है। मैंने कहा ऐसा है, किसी के घर में घुस जाएंगे क्या वो? अच्छा राजेश जी, तो क्या उस वक्त पे ऐसे फोन आया करते थे? एक सेकंड, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन क्या उस समय पर ऐसे फोन आया करते थे उस पुलिस अधिकारी को जो काम करना चाहता था या जो कदम उठाना चाह रहा था अतीक के खिलाफ? जी बिल्कुल आया करते थे। अब आप भी उस बात को समझती हैं, आपने भी बहुत ज़माना देखा होगा। हम तो खैर 34 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, इसलिए मुझे खूब आया करते थे फ़ोन। बहरहाल ये फ़ोन आया और मैंने और फिर डीएम साहब ने, दोनों लोगों ने मिल के कहा कि अब इस जगह पे इनसे गुरनानी से कहना है कि फोर्स उनके पास पूरी है, रेवेन्यू के ऑफिसर्स पूरे हैं, अब वहाँ पे अपनी बाउंड्री करा लें, क्योंकि खाली ज़मीन रहेगी तो कल को फिर ये कब तक ये देखेंगे, किसी दिन कोई मकान बना के खड़ा कर देगा, हमारे लिए भी मुसीबत होगी, आपके लिए भी होगी। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है। इनको गुरनानी साहब को राज़ी किया गया कि आप बिल्डिंग मटेरियल ले जाइए, आप बनवाइए। रात भर में इन्होंने बनवा लिया। लेकिन इस बात से इतना नाराज़ हुआ अतीक कि वो अपनी पूरी फौज फाटा लेकर वो इनके होटल, गुरनानी साहब का एक होटल भी है आरिफ कैसल्स के बगल में, बिल्कुल खास हजरतगंज में, ये समझें कि जो एसएसपी आवास है उससे कोई 500 मीटर की दूरी पर होटल सिल्वरेट है, वो सारा फौज लेकर सिल्वरेट पहुंच गया। गुरनानी साहब भी थे वहाँ पर, उनका स्टाफ था, रिसेप्शन के लोग थे। तो वहाँ पहुँचते जैसे ये देखा कि ये भीड़ है, उनको पता ही था कि प्लॉट पे कब्जा करने गया था, घबरा गए सब। उसने आते ही कहा कि बहुत सीसीटीवी लगवा रखे हो, बड़ा शौक़ है रिकॉर्ड करने का, 5 मिनट में इसको बंद कर दो, नहीं एक एक गोली सब कैमरे पे लगेगी, बिना बात के भी हल्ला होगा, लोग तुम्हारे यहाँ जो रुके हैं वो निकल के भाग जाएंगे। तो खैर ये लोग घबरा गए, इन्होंने सीसीटीवी बंद कर दी। सीसीटीवी बंद करने के बाद उसने ये कहा गुरनानी से, गुरनानी आज भी हैं, उनसे उसका कहा हुआ पूछिएगा अगर आप कि कैसे वो खौफ में आ गए थे, बिल्कुल बेहोशी के करीब आ गए थे। उसने कहा अब तुम मेरी फ़ोटो खींच लो, जितनी चाहे उतनी खींच लो और जिसको चाहे उसको दे आओ। कुछ लोगों के नाम भी लिए उसने कि इनको दे आओ, उनको दे आओ, जिसको जो करना हो करो, लेकिन एक बात ये ध्यान रखना कि कल तक ये ज़मीन तुम्हारी थी, आज ये हमारी है। गलती से कभी उस ज़मीन पे न चले जाना और गलती से कभी वहाँ पुलिस न पहुँचे। नहीं राजेश जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एसएसपी ऑफिस बिल्कुल पास था और उस होटल के अंदर जाकर इस तरीके की दबंगई दिखाना, गुंडई करना और फिर चैलेंज करना पुलिस प्रशासन को कि आपको जो करना है आप कर लो, अकेला तो अतीक अहमद कर नहीं रहा होगा, क्योंकि कहा जाता है कि पहले सरकार उसकी चला करती थी, तो पूरी तरीके से दबाव होगा आप लोगों के ऊपर भी सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से? नहीं, देखिए उस समय तक तो हम लोग चूंकि ये बात बता रहे थे और ये बात जो उनके साथ होटल में हुई थी, वो बेचारे भाग के आगे 5 मिनट में मेरे पास आ गए। मैं वहीं था, ऑफिस में ही था अपने, और वो सीसीटीवी फुटेज भी लिया है। तो मैंने कहा आप एक काम करिए, मैं आप इंस्पेक्टर को यहीं बुला लेता हूँ, हजरतगंज थाने में पड़ता है, आप इंस्पेक्टर साहब के साथ जाइए, अभी मुकदमा इसका लिखवा दीजिए, FIR आप करा देंगे तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि अभी हम इनके लोगों की
खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इन्हें बंद कर देंगे। लेकिन गुरनानी साहब ने कहा, साहब मैं छोड़ के चला जाऊंगा लेकिन मैं मुकदमा नहीं लिखवाऊंगा। हम कितने चक्कर लगाएंगे और इन लोगों से हम लड़ नहीं पाएंगे किसी कीमत पर। मैं वैसे ही इतना घबराया हुआ हूँ, हम ये नहीं कर पाएंगे। तो खैर नहीं लिखवाया उन्होंने। वो आज भी हैं और बड़े सम्मानित आदमियों में उनकी गिनती होती है। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि किस तरह से वो घबरा गए। मेरे बहुत कहने के बाद भी उन्होंने मुकदमा नहीं लिखाया। बहरहाल उनको उनके जहाँ वो ज़मीन थी वहाँ उनको फोर्स लगाई गई। उन्होंने अपनी, आज भी वो बाउंड्री युक्त वो ज़मीन आज भी मौजूद है। बड़ी कोशिश की उन्होंने। अतीक ने शायद डीएम साहब को किसी से फ़ोन कराया, मेरे पास भी कुछ फ़ोन आए, लेकिन हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया, हम दोनों लोगों ने बैठ के ये बात तय कर ली थी कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो चीज़ है वही होगी, उसके इतर हम कोई चीज़ नहीं करने देंगे। और इनके आदमियों को उसने विनोद यादव ने वहाँ से धक्का दे के बाहर निकाल के भगाया था और ये भी कहा था कि खबरदार दोबारा कभी इस ज़मीन पर आ मत जाना। मैंने उससे कहा था कि अगर आते हैं तो फौरन मुकदमा कायम करके उन्हें जेल भेज दीजिए। ठीक है। ये यहाँ बहुत लोगों के बीच में बड़ा चर्चित भी रहा और ये भी रहा कि इनको मुकदमा लिखाना चाहिए था, लेकिन अब व्यापारी आदमी वो बार बार राजेश पांडे जी, एक और चीज मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। अब जब पूरी तरीके से कमर तोड़ दी गई है इस माफिया की, दोनों भाई खत्म हो चुके हैं, एक बेटा खत्म हो चुका है, 2 बेटे जेल में हैं, 2 बेटे बाल सुधार गृह में हैं, उसके बावजूद शाइस्ता परवीन और एक गुड्डू मुस्लिम, ये दोनों अभी भी यूपी पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। अभी भी इनको पकड़ने के लिए लगातार दबिशें दी जा रही हैं, लेकिन ये कहां हैं ये कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये कैसे संभव हो पा रहा है, ये कैसे संभव हो पाता है, किस तरीके से इसका ये पूरा सिस्टम चलता है इसकी गैंग का? भाई आप ये देखिए कि ये कोई एक दिन का बनाई हुई या एक दिन की बनाई हुई सल्तनत नहीं है। ये अपराध की जो रियासत बना रखी है उसने, वो एक दिन का थोड़ी है, 40 साल का है। और आप देखिए ना, उमेश पाल की हत्या के 40वें या 45वें दिन बाद तो इसका बेटा मारा गया था। कहाँ कोई मिला था? एक एक करके मिलते जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हर हाल में कार्रवाई होगी। कितने दिन बचेगा, कितने दिन भागेगा? लेकिन वो 40 साल की रियासत है, 40 साल की सल्तनत है, वो गिरते गिरते गिरेगी। अभी वो लोग भी, जो लोग बचे हुए हैं, जिनका आपने नाम लिया, शाइस्ता और इनके बच्चे, अभी तो वो उसके अपनी जो आपराधिक रियासत जो बनाई थी अतीक ने, उसके रिसोर्सेज पे वो लोग अभी पल बढ़ रहे हैं। एक एक करके सबसे हिसाब भी लिया जाएगा, एक एक करके उसकी रियासत के जो और खंभे हैं वो गिराए जाएंगे, बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि आप ये देखिए ना, पुलिस को इतना बड़ा चैलेंज दिन में, देखिए 2005 में जब राजू पाल की हत्या हुई थी, उस समय सीसीटीवी का चलन नहीं था। 98 में नया नया मोबाइल फ़ोन आया था, तो उस समय की रिकॉर्डिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बाद उमेश पाल के घर के आसपास 20 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। ये सबकी जानकारी में थे, क्योंकि उमेश पाल पे कई बार अटैक भी हुआ था, उमेश पाल को वहीं से किडनैपिंग भी हुई थी, तो उसने भी अपने सुरक्षा में आसपास तमाम, और कम से कम 10 सीसीटीवी की फुटेज तो आप इंटरनेट और मीडिया पे तैरती हुई देख रहे हैं। ये सब जानते हुए भी कि यहाँ पर 20-25 सीसीटीवी लगे हुए हैं, दिन दहाड़े जो मंजर आपने देखा है, मतलब रूह कांप जाए अगर सामान्य आदमी जिनका कोई लेना देना नहीं है उस मंजर को देखे तो ये तो जैसे वो कहते हैं ना कि ये उसके साम्राज्य बढ़ते हुए फलते फूलते साम्राज्य की वजह से उसे इतना कॉन्फिडेंस था कि कुछ नहीं होगा। जैसे मैं 100 मुकदमों में बचता चला आया, वैसे इसमें भी बच जाऊंगा। ये सोच अभी भी चल रही है। यही सोच टूटनी है, गिरनी है, नेस्तनाबूद होनी है। अच्छा राजेश जी, जैसे उमेश पाल हत्याकांड हुआ तो ये तो बिल्कुल माफिया अतीक अहमद के परिवार का रिवाज जैसे रहा कि आप बड़ी घटना करिए और अपने नए नए सदस्यों को आप गैंग में इंट्रोड्यूस करिए और आप एक दहशत कायम करिए पूरे इलाके में। हालांकि यही घटना अतीक के लिए एक इतनी बड़ी मुसीबत साबित हो गई कि अब धीरे धीरे करके उसके पूरे परिवार का खात्मा हो रहा है। लेकिन उस वक्त जब ऐसी घटना होती थी, राजूपाल हत्याकांड हो चाहे बाकी और घटनाएं हों, क्या किसी प्रकार का कोई दबाव रहता था? क्या पुलिस जाने में कतराती थी अतीक के घर या अतीक के आसपास भी? देखिए, एक बात और भी अच्छी तरह समझ लीजिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल ये अपराध का लॉन्चिंग पैड था
और इस लॉन्चिंग पैड का इस्तेमाल वो राजनीति में घुसने के लिए करता था। आप इतिहास देखिए, 89 में जब इसने इलाहाबाद पश्चिमी से अपना पर्चा भरा, इलाहाबाद पश्चिमी से अपना दाखिल किया, तो इसके सामने खड़ा हुआ चांद बाबा, जो उस समय इलाके का सबसे बड़ा गुंडा था। इसे लगा कि अगर ये इलेक्शन लड़ेगा तो मेरे लिए दिक्कत हो सकती है, लिहाजा इसने क्या किया कि रिजल्ट आने के पहले, यानी काउंटिंग के पहले ही सैकड़ों राउंड गोलियां चलीं और चांद बाबा मारा गया। और चांद बाबा के मरते ही इसने उसकी पूरी आपराधिक रियासत पर कब्जा कर लिया, अकेला हो गया, विधायक हो गया। फिर उसके बाद 2003 में एक सरफराज नाम के आदमी को गोली मारी गई। उस टीम में इनके पिताजी थे, फिरोज, जो तांगे वाले थे, उनको लॉन्च किया इसने 2003 में कि ये घर में बैठे रोटी खाते रहते हैं, बुजुर्ग हमारे ख्याल से 80-85 साल के हो गए होंगे। तो इनके आसपास भी लोग इकट्ठा हो कि भैया हमारा ये भी करा दीजिए, अब्बू हमारा ये भी करा दीजिए, बाबूजी हमारा ये भी करा दीजिए। फिर 2005 में जब ये पहली बार इसको राजनीतिक शिकस्त दी राजू पाल ने, तो ये बात फिर इसको नहीं पची और फिर इसने उसी लॉन्चिंग पैड का इस्तेमाल किया और अशरफ को उसमें लॉन्च किया। अशरफ आ गए मैदान में, अशरफ से वही सब काम शुरू हो गए, उनके आसपास भी भीड़ लगने लगी, उनकी भी दुकान चलने लगी। उसके बाद पिछले 4-5 सालों में इस सरकार ने जो इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की, उसके जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन थे गिराए गए, उसके कब्जे की हुई ज़मीनों पे या बिल्डिंगों को ज़मींदोज करके उस पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के लोगों को दिए गए, जो गरीब और ऐसे लोग थे। और धीरे धीरे जैसे वो कहते हैं ना कि इसका असर कम होने लगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।